आवाज़ आ रही है क्या मेरी? ये तो बोल दो, कम से कम रिप्लाई नहीं कर रहे तो। चलो, किसी ने चैट पे तो मैसेज किया। गुड। बहुत बेसिक बेसिक है बेटा। हॉलीडे था कल, काम वगैरह किया, कुछ होमवर्क या कुछ भी काम? क्विकली रेस्पॉन्ड करो बेटा। क्या सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस वगैरह किए हैं हमने? सर फिजिक्स का टेस्ट था स्कूल में तो सर नहीं कर पाए। कौन से चैप्टर का था? सर वही चैप्टर 1। अच्छा, तो उसमें तो ढंग का किया क्या? हाँ सर, शानदार गया है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, कहीं तो फायदा हुआ, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे, औरों ने दिया था या नहीं दिया था टेस्ट? यस सर, दिया था। चलो बढ़िया, फिर तो अच्छा किया है। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, गुड, दैट्स समथिंग गुड टू हियर। अब वो तुमने चीट करके किया हो या कैसे किया, वो तो असली तो तुम जानते हो। बाकी आई होप कि वैसे भी तुम्हें सर आना कैमरा चाहिए। ऑन था सर, ढंग से क्या था। यस सर। हो ही चलो नहीं देन सकती थी देन चीटिंग। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो दैट्स वेरी गुड, गुड टू हियर। चलो कोई बात नहीं बेटा। चैप्टर आज, क्योंकि हो सकता है आपका सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस भी होंगे, ट्राई टू फिनिश। मैंने भी टेस्ट रखा है, शायद सैटरडे रखा है, क्योंकि बेटा आज हम सॉलिड स्टेट खत्म करेंगे, तो आई वांट टू गिव सम गैप, ताकि तुम थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लो उसे। ठीक है, तो वो एक छोटा सा टास्क रहेगा हमारे लिए। एंड लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू। तो छोटी सी चीज़ है, उसको एक बार के लिए हम देख के फिनिश ऑफ कर ले। अपना जो काम है बेटा सॉलिड स्टेट से रिलेटेड प्रोसेस या जो भी है, उसको आप अच्छे से फॉलो अप कर ले, देन फिर हम, ताकि उसके क्वेश्चंस बेटा आसान होते हैं। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें तो रटने की होगी सॉलिड स्टेट में आपके, अदर देन देट द प्रोसेस इज गोइंग टू बी इजी। ऐसा होगा कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसके लिए क्या करने हैं, सिंपल सी बात है कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो याद करें। जैसे कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में बोला सर AGBR है जो दोनों शो करता है, दैट्स रियली गुड टू हियर, अच्छा लगा कि चलो पढ़ा हुआ भी है हमारा, या आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे हम चीज़ों को याद करें ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए प्रोसीजर। तो बेटा क्विकली छोटा सा पोर्शन बचता है सॉलिड स्टेट का, वो हम फटाफट से ख़त्म करते हैं। इसको क्या हो गया, नॉट रेस्पॉन्डिंग। तो बेटा पिछली क्लास में डिफेक्ट्स देख लिए थे हमने। मैं फटाफट से रिकेप कर देता हूँ। मैं मेजोरिटी ऑफ डिफेक्ट्स बेटा हमने बात की सबसे पहले मेटल में। तो मेटल में दो तरह के होते थे, सॉरी, मेटल नॉर्मल वाला बेटा, एक तो वैकेंसी जिसमें वैकेंट हो जाते थे आयनिक पेयर्स, और एक था इंटरस्टिशियल। फिर हमने आयनिक सॉलिड्स का देखा, तो उसमें आपका सबसे पहला डिफेक्ट आता था आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। तो जो पेयर से बेटा, वो पेयर के पेयर यदि मिस हो जाए, पेयर मतलब पेयर नहीं, कोई भी आयन जैसे मिस हो जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता था, जिसमें हम क्या करते थे, किसी इंप्योरिटी की वजह से वो ज्यादा आयन्स वाली, ज्यादा वैलेंसी की इंप्योरिटी होती थी जो मिस कर देती थी उसको। रिमेंबर आ रहा है? जैसे NaCl का CdCl2 यस वगैरह के सर। साथ देखा था, जहां आपसे वैकेंसी कितनी है ये यस निकालने को सर। बोला जाता है। उसके बाद बेटा हमने मेटल का डिफेक्ट्स की ही बात की। तो मेटल, उसमें फिर स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक, शॉर्टकी और फ्रेंकल काफी इंपॉर्टेंट थे। दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए था। शॉर्टकी में तो आयनिक पेयर्स मिसिंग होते हैं, फ्रेंकल में इंटरस्टिशियल में चले जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर लेस। ठीक है बेटा, इस तरह से हमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए था उसका। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखा, तो किसी भी मेटल की वेपर्स के साथ उसको गर्म करेंगे तो उसमें जो एनायन होगा वो छोड़ के चला जाता है उसको, और वैकेंसी क्रिएट होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस रह जाते हैं। सो दैट एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। तो वो डिस्कशन किया था हमने। फिर हमने एक क्वेश्चंस करना सीखे थे न्यूमेरिकल, आई होप रिमेंबर है, लाइक 2+ या 3+ का रेशियो क्या होगा, प्लस या 2+ का रेशियो क्या होगा। वो पार्ट यस हमने सर। सॉल्व कर लिया था। अब बेटा एक छोटा सा मैथमेटिकल पार्ट हमारे पास में मेनली बच जाता है चैप्टर में गोइंग है, सॉरी थ्योरेटिकल पार्ट बच जाता है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल पार्ट, देखते हैं हम। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचती है थोड़ी सी, और थोड़ा सा हमारे पास में क्रिस्टल्स के बारे में बेसिक डिटेल्स बच जाती है। तो चलिए देखते हैं बेटा।
ये क्विकली हमने देख लिया था एंड में। बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर बेटा अपनी बुक में थोड़ा डिटेल है, बट मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो हम केमिस्ट्री में पूरा डिटेल मतलब सॉरी फिजिक्स में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यदि कोई क्वेश्चन फॉर द टाइमिंग टेस्ट या कहीं पूछा भी जाता है तो एक क्वेश्चन के लिए बेटा इतना परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि ये चीज जब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है वो छोटा सा टॉपिक, क्योंकि उसके लिए बेटा बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है। सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन वी विल स्टडी मोर ऑफ द टॉपिक्स इन फिजिक्स, और उसके बाद जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसीलिए वो चैप्टर बेटा सबसे एंड में रखा गया है फिजिक्स में भी, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और चैप्टर्स के काम आ रही होती है डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। तो वो हम वहां कवर करेंगे, बट एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया था कि व्हाट इज द वैलेंसी या व्हाट इज द कंडक्शन बैंड जहां पे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या डिफरेंस है इनमें बैंड के बेसिस पे। दैट इज द बेसिक थिंग यू नीड टू रिमेंबर फॉर द टाइम बीइंग। चलिए, उसके बाद आती है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों देखने को मिलता है, हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले एक बार रिटर्न जो है उसको पढ़ते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन दिस और देखते हैं आपको कुछ आइडिया है क्या ऐसा कुछ। सो ऑल सब्सटेंसेज आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic properties present in any substance are due to electrons present in it. Very important बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। Each electron in an atom behave like a tiny magnet. Electrons are negatively charged particles. When an electron revolves around nucleus and spins about its own axis, two types of magnetic moments are created. दो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं बेटा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स रिवोल्यूशन एंड न्यूक्लियस एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स स्पिन। ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ दीज टाइनी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑल सब्सटेंसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। बेटा काफी थोड़ा बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, वन बाय वन स्टेप से समझाना शुरू करता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखता चलना है इसको बेटा, है ना। तो सबसे पहले ये पूरा मत लिखना, मैं पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, वैसे लिखेंगे बेटा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्सटेंसेज बिहेव लाइक मैग्नेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा कुछ बातें हैं जो आपको समझानी है, मैंने 11th क्लास से जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। किसी भी इलेक्ट्रॉन को करेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए चार कुछ होता था, मतलब मैं नाम नहीं बता रहा, कौन बता सकता है? कुछ नंबर बोलते थे हम, 4 numbers are required to क्वांटम नंबर। quantum numbers, बहुत बढ़िया। 4 numbers are actually required to represent any electrons. So we have बेटा 4 quantum numbers here. ठीक है, ध्यान से समझना, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ बेटा आपको, ये रामायण में लिखी हुई है। तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन को करेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए। आपको पता होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन के प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर में बात करते तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता था एक n, जो बताता था बेटा उसका शेल नंबर ये कौन सा है, रिमेम्बर है? Yes, sir. फिर आता था बेटा Yes, sir. आपका L, एजीमुथल जिसे बोलते थे, Azimuthal. तो ये बताता था बेटा कि शेल में कौन सा सब शेल है, जैसे S, P, D और F। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया है हमें। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे L ये होता था L इक्वल टू 0 कोरिस्पॉन्डिंग, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3। उसके बाद बेटू हमारे पास आती थी M, जिसे हम बोलते थे मैग्नेटिक। याद आ रहा है सबको? तो मैग्नेटिक Yes, sir. वहां से बेटा S के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही आता था, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये बताता था S कितने टुकड़ों में बढ़ता है। P के कोरिस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज आती थी, याद हो तो P के 3 ऑर्बिटल या P के भी 3 सब पार्ट हो गए, ऐसा समझो। D के 5 आते थे और F के 7 आते थे। इसमें फिर लास्ट में आता था बेटा कि उसको और करेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए कि एक रूम में 2 लोग रहते हैं, तो एक वो सीधा रह सकता है या एक उल्टा रह सकता है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्पिन होता था,
ये बेटा आपका क्वांटम नंबर मैग्नेटिक को बताता था, ये आपका होता तो एजिमुथल क्वांटम नंबर था, बट बेटा यही काम आता था हमारे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के। तो अभी बात करूंगा इस पे। तो बेटा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि आपको उसका एल पता चल जाता है, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन का वो दो तरह से होता है। ठीक है, तो दो तरह कौन कौन से? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन ड्यू टू इट्स रिवॉल्यूशन। सो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक बिहेवियर इज ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे कैसे बेटा ध्यान से देखेंगे। तो पहला सब टाइप हो गया इसका ऑर्बिटल, ड्यू टू रिवॉल्यूशन। ड्यू टू रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उसके घूमने की वजह से अपने पास में एक एंगुलर इसका मोमेंटम आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहां से आपका ड्यू टू रिवॉल्यूशन आपका एक मोमेंटम आता है, वी कॉल इट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और दूसरा क्यों आता है, आपको सबको पता होगा बेटे, स्पिन होता है कि इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पे भी, इट्स इलेक्ट्रॉन लाइक ओवर अर्थ। इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होता है बेटा वो अर्थ की तरह से होता है कि वो रिवॉल्व तो करता है सन के चारों तरफ अर्थ, बट खुद की एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट जैसे घूम रही है वैसे घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के स्पिन में होते हैं। वो स्पिन कौन से होते हैं? ड्यू टू स्पिन। ठीक है, तो स्पिन की वजह से जो मोमेंटम आएगा हम बोलते हैं बेटा उसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह से बेटा हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट आता है हमारे पास में। और यदि हम मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नीट्यूड की जनरली बात करते हैं, तो हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया था। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट की जब भी बात करते हैं बेटा, तो वी कैन राइट कैलकुलेट इट लाइक रूट एल एल प्लस टू, वेयर एल इज दी, ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी यूनिट होती है बेटा बोर मैग्नेटन, Bm, we represent it with Bm, बोर मैग्नेटन। सो इस फॉर्मूले से हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरली निकाल लेते हैं। अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक्चुअली बेटा स्पिन का वगैरह का भी रोल आता है, बट हम इस लेवल पे बहुत ज्यादा कंसिडरेशन नहीं करते। हम सिंपल एक इस तरह से पूछते हैं तो निकालते हैं। ये कैसे निकाला जाएगा ये धीरे धीरे आगे सीखेंगे हम, आपको बताऊंगा मैं आने वाले टाइम, मतलब आने जस्ट नेक्स्ट पे, कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं हम रूट एल एल प्लस टू से। तो क्या इतनी बात समझ में आती है? फिर सॉरी I got wrong, root n plus 2, where n is not that, n is number of unpaired electrons. तो ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बेटा डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं। रूट एल एल प्लस टू आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के काम आता है, बट वो अभी हमारे काम का नहीं है, सॉरी आई डिड अ मिस्टेक। सो रूट एन एन प्लस टू से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड कर लेते हैं, जिसकी यूनिट बोर मैग्नेटन हो गई, एंड वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे समझते हैं, मतलब क्या होता है? Sir, single electron in all the shells. बिल्कुल, यदि बात करेंगे अभी समझेंगे बेटा एग्जाम्पल से भी। तो अब इतना बड़ा चौड़ा मत लिखो, मेन मेन बातें लिखो। Substances behave like magnet due to presence of electrons. Electrons magnetic behavior is of two types, due to revolution orbital magnetic moment and due to spin magnetic moment. यहाँ पे जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा, ये हम फिजिक्स में कैलकुलेट करेंगे। वी विल कैलकुलेट दिस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। दैट विल बी डन इन चैप्टर नंबर 4 और 5 मोस्ट प्रोबेबली। तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे आगे चल के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की। तो ये फिजिक्स में होगी, अभी नहीं, दिमाग नहीं लगाना। हमारे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब भी मैग्नेटिक मोमेंट या मोमेंट निकालने की बात होगी, वी विल यूज अ सिंपल फॉर्मूला रूट एन एन प्लस टू, वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्विकली बेटा बस इतना पोर्शन लिखो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो जल्दी से छोटे से 4-5 पॉइंट्स लिख लो, मोर देन सफिशिएंट, ताकि स्लाइड्स आई विल अपलोड, कभी भी हम बैक आके पढ़ ही सकते हैं उसको। तो नोट्स में बहुत ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है हमें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएगी एक्चुअल में।
थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से बेटा जो मैंने लिखा है मोस्टली इतना लिखो अपने ढंग से, रेस्ट यू कैन रीड इट आउट एनी टाइम बेटा। आई विल अपलोड द मटेरियल ऑल्सो, तो हम पढ़ तो सकते हैं किसी भी टाइम पे। सर डन। गुड। सर ये 5 कैटेगरीज भी लिखनी है क्या? नहीं, अभी एक एक करके 1 बाय 1 ही लिख लेंगे उनके नाम, अलग से लिखने की नहीं है, 1 बाय 1 हम देखेंगे ये पांचों को। ओके सर। आगे बढ़े हम। यस सर। चलो अब बेटा देखो, तो दूसरा क्या रहता है, अब 5 कैटेगरी में हम धीरे धीरे देखते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और बाकी तीनों हो रहेंगे, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। बेटा समझते हैं 1 बाय 1 कि ये होते क्या है। तो पहले ये दोनों सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे है जिनको यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा जैसे कि एक मैग्नेट, समझो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब डिटेल में हम फिजिक्स में आगे सीखेंगे, बट एक कॉमन सी बात बताता हूँ। मान लो एक मैग्नेट रख दी बेटा मैंने यहाँ, इसके 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो क्या इस मैग्नेट के सराउंडिंग में तुम बताओ मैं आयरन को लेके आऊं और यहाँ मान लो इसके आसपास आयरन के टुकड़े लाके छोड़ दूं, क्या वो मैग्नेट से जाके चिपक जाएंगे? तो बिल्कुल चिपक अट्रैक्ट हो जाएंगे जाएंगे। इससे। बिल्कुल बेटा, तो उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा समझ लो अभी के लिए कि जब कुछ सब्सटेंसेज को इस मैग्नेट के आसपास रखें हम और वो इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेज को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेट के आसपास रखे और वो रिपेल होने लग जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेज को बोला जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस क्लियर होगा अभी बेटा। सर वाटर रिपेल करता है क्या हाँ, अब वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल में? बेटा बिल्कुल, अभी हम इसको फील नहीं कर सकते, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फील, थोड़ा प्रैक्टिकल फिनोमिनन है। बट इन फिजिक्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाई सच थिंग्स हैपन ऑल्सो। मतलब थोड़ा बहुत मैं डिटेल में जाऊंगा इस पे कि ऐसा होता क्यों है, अभी इन सब पे बात नहीं करेंगे अपन, है ना। थोड़ा बहुत तो समझ आएगा यस सर। बट बहुत डिटेल में ये चीज समझ नहीं आएगी, बट इट एक्चुअली हैपन्स, है ना, कि वाटर के केस में या इस केस में वो रिपेल होते हैं मैग्नेटिज्म से। तो एग्जाम्पल देखिए बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या हो गए, ऑन प्लेसिंग दीज सब्सटेंसेज इन मैग्नेटिक फील्ड दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय इट। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, O2, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Cr3 प्लस are some examples of paramagnetic substances. Paramagnetism is due to presence of one or more unpaired electrons in an atom, molecule or ion. Very very important बेटा। शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन, एग्जांपल, एंड इन शॉर्ट ये लाइन लिखने की बजाय चाहे तो आप ये लिख सकते हो बेटा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन जीरो।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी वजह से ऐसा बिहेवियर होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो डायमैग्नेटिक, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, यहाँ पे देखना, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं O2। बेटा अपन इस लेवल पे नहीं समझ सकते, यदि किन्हीं बच्चों ने MOT पढ़ा है 11th क्लास में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहां आप प्रूफ करते थे दैट O2 इज पैरामैग्नेटिक। Yes, sir. आई एम नॉट सर श्योर, याद तो है Yes, थोड़ा sir. सा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा इस लेवल पे, मैं बस आगे का समझा रहा हूँ। बट O2 को तुम प्रूव करते थे MOT से होता है ये, तो बेटा अभी हम MOT नहीं पढ़ा सकते, इसलिए O2 का मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस रिमेंबर रखना है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। मैं Cu2+ को जैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, ठीक है। तो अब कॉपर 2+ की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से देखते हो तो बेटा क्या कहानी होगी, समझने की कोशिश करते हैं इसकी। कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब तुम देखोगे तो लिखोगे जब तुम, तो इसका आएगा बेटा 3D9, क्या आएगा, ठीक है। अरे जब बाहर निकालो बेटा तो सिखाया था ऐसे Yes, निकलता है sir. पहले, और 3D9 आएगा ये। तो इनको फिलअप करो ऐसे 5 ब्रैकेट बना के डब्बे, लास्ट वाले को देखते हैं केवल अपन। 1 2 3 4 5, 9 है तो 6 7 8 9, तो देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें। तो इसका इवन अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहे, जिसको हम m या म्यू से डिनोट करते हैं बेटा, दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ n+2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1। 1। तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 3। सो दिस इज रूट 3, अप्रोक्सीमेटली 1.732 या 1.73 बोर मिनट है, इस तरह से बेटा। इसी तरह देखे, अब तुम पहले इसको लिखना बेटा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखो, फिर इसका तुम खुद निकाल के देखो Fe3+ का कितना आएगा और Cr3+ का कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू की वैल्यू निकालो इनके लिए क्विकली लेके। चलो करो ये काम फटाफट से, यस सर। डू इट क्विकली, राइट डाउन द डेफिनेशंस। पहले फटाफट से डेफिनेशन लिखो और इनके लिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी आएगी फॉर Fe3+ एंड Cr3+।
सर Fe3+ के लिए तो बहुत अजीब सी आ रही है। अरे बहुत अजीब सा क्या आएगा, एन की वैल्यू निकालो, आ जाएगा उससे जितना भी आएगा। रूट में रूट बता दो। 30। बेटा लिख लिया हमने। 2 minutes. लिख के जल्दी से ये भी ट्राई करो। सर आ गया Fe3+ का। कितना आ रहा है? सर 3D5 होगा ठीक है, बस इतना ही तो। रखो बेटा, बाकी और हाँ, को करने दो। लेट्स लेट्स डू। यार 3+ सही है, 3D5। डन। यस सर। बेटू देखो 3D5, तो D5 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू है 5। आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे फॉर्मूले में, 5 इंटू 7 √35, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.92, सॉरी 5.92। ठीक है क्या? अरे ऐसे अंदाज मारा है, 5.9 भी चल जाएगा, वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। √35 इज ऑल्सो ओके। व्हाट्स क्रोमियम? 3D3। हाँ बेटा, तो n इक्वल टू 3, सो दिस इज रूट ऑफ 15। 3 इंटू 5। 5 √15, अगेन अप्रोक्सीमेटली 16 से थोड़ा सा कम, तो इसको 3.92 के आसपास मान लो। 3.94 के आसपास आएगा बेटी, शायद एग्जैक्ट पता नहीं, अप्रोक्स 3.9 के आसपास। ठीक है, फाइंड कर लोगे यस ना? सर। आसान है। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट देखो बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। अब पहले ध्यान ये देना है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको बेटा यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ध्यान से सुनना, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको यदि मैं ऐसे फील्ड में रख दूं बेटा, मतलब मान लो मैग्नेट के आसपास सब्सटेंसेज को रख दिया मैंने, तो ये खुद थोड़ी देर बाद मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लग जाता है। मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बेटा मैग्नेट से, और उनके इंडिविजुअल मोमेंट्स, मतलब कोई भी सब्सटेंस होता है बेटा, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं और सबका इंडिविजुअल मोमेंट होता है। इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो सारे एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट्स डिपिक्टिंग स्ट्रांग मैग्नेटिक बिहेवियर देमसेल्फ। तो ऐसे सब्सटेंसेज को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक। मतलब एक तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और साथ ही उनमें एक बार के लिए जो मैग्नेटिक बिहेवियर खुद में आ जाता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा ये। सो ध्यान से देखो, when placed in a magnetic field, ferromagnetic substances are strongly attracted by it. आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना बेटा, जीडी का तो मुझे भी याद नहीं रहता है, मैंगनीज आर्सेनाइड, क्रोमियम ब्रोमाइड, CrO2 आर सच सब्सटेंसेज। तो इतने सारे सब्सटेंसेज है जिनमें ये देखने को मिल सकता है। कोई भी 2 से 3 एग्जांपल ध्यान रखें, मोर देन सफिशिएंट रहता है। दीज सब्सटेंसेज कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इन सब्सटेंसेज को हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट।
बेटा ध्यान दे, हमें इतना ही लिखना है, मैंने इसमें काफी डिटेल में लिख रखा है, बस अपने काम के लिए इतना ही है। दिस प्रोसीजर हाउ दे गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड एंड ऑल, फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 में पूरा सब कुछ डिटेल में है, तो ये सब हम वहां सीखेंगे, अभी बहुत ज्यादा दिमाग इस पे नहीं लगाना है। फिर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं, अभी इतना ही लिखना केवल, इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और होता क्या, दैट्स इट। In solid state, the metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into small regions called domains. ठीक है बेटा? In each domain, the individual magnetic moments of the metal ions are directed in the same direction and they add up. As a result, each domain acts as a tiny magnet. Ordinarily, these domains are randomly oriented, which cancels out their magnetic moment. तो बेटा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है अभी के लिए, ये केवल कंप्लीशन सेक से यहाँ लिखा हुआ है, अभी इतना दिमाग मत लगाना, बेसिक बात ध्यान में रखना। सिंपलिसिटी में बोलूं तो होता क्या है, हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा, कितने बच्चों को याद है, माइनस क्यू प्लस क्यू, यस सर। और Yes, इधर sir. बेटा बहुत डाइपोल कम मोमेंट स्पेस होता, रहती बीच में। बिल्कुल इनकी डाइपोल मोमेंट बोलते थे बेटा इसको। इसी तरह आप आगे जाके देखोगे जो भी मैग्नेट होती है ना बेटा, एस एन, तो मैग्नेट के लिए भी एक ऐसा सिमिलर डाइपोल की तरह का एक वेक्टर बनता है बेटा, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेटा ये मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड ये सारा बिहेवियर, तो इसलिए इसको अभी इतना दिमाग में मत लगाओ। होता क्या है बेटा, सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक साइड अलाइन हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये बिहेवियर देखने को मिलता है। सो दिस एक्चुअली रिक्वायर्ड द फिजिक्स टू फॉर एक्सप्लेनेशन। इसलिए बेटा केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में नहीं जाते, इवन समटाइम्स यू विल सी कि क्लासरूम में हमें कई बार यदि केमिस्ट्री टीचर्स हो ये भी प्रीफर कर लेते हैं कि आपको फिजिक्स में एक्सप्लेन किया जाएगा वो ऑल दी थिंग्स, है ना। तो हमें वैसे डेफिनेटली आई कैन डू, बट यहाँ हम इस पे नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। सर मैग्नेटिक फील्ड्स अलाइन होती हैं? नहीं, मैग्नेट खुद के पार्टिकल्स के मोमेंट अलाइन हो जाते हैं। मतलब ऐसा समझो, एक छोटी सी बात बताऊं तो समझो ये पार्टिकल था बेटा, उसके इंडिविजुअल मोमेंट्स किधर भी हो सकते हैं, रेंडमली एसोसिएट होते हैं, मतलब किसी का मोमेंट किधर होगा किसी का किधर, बट एक्सटर्नल फील्ड में ये सारे एक तरफ घूम जाते हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है। लीव इट फॉर द टाइम बिंग, डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। अभी का ध्यान रखना है, ऐसे सब्सटेंसेज जो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होते हैं, एक दो एग्जांपल्स, एंड दीज सब्सटेंसेज कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इवन आप आगे देखोगे बेटा, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन्स गेट्स ओरिएंटेड इन अ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस एड्स अप देयर मैग्नेटिक मोमेंट एंड मेक्स देम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। They lose their ferromagnetism on being given mechanical jerks and heating above a certain temperature called Curie temperature। तो ये कुछ भी काम नहीं है अभी के लिए। यहाँ एक डायग्राम है, उसमें आपको बेटा दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअल में ऐसे ऐसे एक मोमेंट बनाए हुए हैं कि सारे के सारे मोमेंट्स एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। बस अभी के लिए ये ध्यान रखो कि जिस तरह से डायरेक्ट मोमेंट होता है वैसे ही एक टर्म आती है मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज डिपिक्टेड हियर। तो डायग्राम जरूर थोड़ा सा बना सकते हो कि मोमेंट्स का एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है। क्लियर? यस सर। और लिखना चाहो तो बेटा इन शॉर्ट मैं एक लाइन लिख देता हूँ, वो एडअप कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई पूछता है फेरोमैग्नेटिक कैसे होता है तो आप लिख सकते हो बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in presence of external magnetic field, individual moments of substance are aligned in same direction। कहाँ गए हम, are aligned in सेम डायरेक्शन। सर? हाँ बेटा बोलो। सर जब ये मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगी तो क्या ये डोमेन्स फिर भी सेम रहेंगे ऐसे ही? कह सकते हैं, मोमेंट्स को एक बार अलाइन कर दिया तो वो रह जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। कुछ टाइम ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि वो रह पाए। सो दिस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, वी विल डिस्कस बेटा। एक्चुअल में इससे रिलेटेड जो टॉपिक आता है हम आगे जाके अगेन फिजिक्स में ही बात करेंगे। जैसे स्ट्रेसेस बोलते हैं तो हम फील्ड वगैरह लगा के यदि मोमेंट्स
अलाइन कर देते हैं तो हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट हाँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे है, यदि एक बार वो अलाइन हो गए हैं तो फिर एक बार के लिए तो हम मैग्नेटिज्म हटा भी ले तो वो अलाइन रह जाते हैं। मतलब ये मैग्नेट टाइप से बन जाता है यदि बहुत देर तक इनको एक साथ रख लिया तो। दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक मैग्नेट्स ऑल्सो। ये एक तरह से प्रोसेस भी है, ऐसा समझ लो बेटा, मैग्नेट बनाने का काइंड ऑफ। तो बिल्कुल इनकी मैग्नेटिज्म रिटेन रह जाता है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। डोंट वरी, ये पूरा टॉपिक है बेटा, पूरा चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 5 इसी पे है पूरा, मैग्नेटिक सब बिहेवियर पे। तो पूरा नहीं लिखना है, जस्ट शुरू की 3 लाइन और लास्ट में बेटा एक छोटा डायग्राम बना के ये लाइन लिख लो, दैट्स इट। सब कुछ मत लिखो, इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन फिजिक्स, द कंप्लीट टॉपिक्स आर फिजिक्स। नहीं बेटा पूरा नहीं लिखना है आपको, ये शुरू का ये यहाँ से यहाँ तक और फिर ये डायग्राम और ये लाइन लिख लो बस जो मैंने लिखी। सर ये एरो बनाने हैं क्या? हाँ एरो सिंपल छोटे छोटे बना लो, ऐसे ऐसे बना लो, एक डायरेक्शन में ओके पॉइंट सर। करते हुए। डिजाइनिंग बनाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए बना लो चाहे। सर डन। गुड, चलो आगे बढ़ाऊं मैं बेटा? यस सर। चलिए बेटा देखो, दो कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो नाम से ही लग रहा होगा बेटा, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो एक्चुअल में अपोजिट होते हैं फेरोमैग्नेटिक के, बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक के उल्टे। मतलब आपके नॉर्मल के तो फेरोमैग्नेटिक में तो क्या होता था बेटा, सारे डोमेन एक साइड हो जाते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक में ऐसा होता है कि आधे डोमेन एक साइड होते हैं, आधे उसका उल्टा। तो बताओ क्या वो मैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा सा भी बताएगा? नो सर। सारा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इट्स लाइक वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ऐसे समझो। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यदि ये सारों की डायरेक्शन मतलब आधे, मान लो कि आधे सेम एक डायरेक्शन में और आधे उसका उल्टा, तो नेट इफेक्ट जीरो आ जाता है। तो जब नेट इफेक्ट जीरो आ जाता है तो ऐसे सब्सटेंसेज को हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और एक और कैटेगरी होती है बेटा जिससे हम बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक। और फेरीमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसमें कुछ को कुछ कैंसिल कर देते हैं, बाकी बच जाते हैं। अभी बताता हूं बेटा दोनों को, देखो चलो देखो बेटा इधर। अब सो एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या हो गए, मैं पहले डायग्राम बना के बताता हूं बेटा, नीचे डायग्राम बना हुआ है, मैं दोबारा से बता देता हूं यहां पे। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में ऐसा कुछ होगा, देखो मान लो बेटा ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा, मतलब जितने आपके एक डायरेक्शन में होंगे उतने अलग डायरेक्शन में होंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और फेरीमैग्नेटिक में क्या होता है, पूरे कैंसिल नहीं होते। मतलब ऐसा समझो बेटा, 1 2 3 4 5 यदि एक डायरेक्शन में है समझो, और 3 मान लो जैसे उल्टी डायरेक्शन में है बेटा, तो नेट इफेक्ट क्या बच जाएगा, यहाँ 3 यस एक सर। दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2 का नेट इफेक्ट बचेगा। तो ये इंटरमीडिएट होते हैं दोनों के। एंटीफेरोमैग्नेटिक बिल्कुल खत्म, फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा इंटरमीडिएट टाइप से होते हैं कि थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है इनका। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, some substances that have domains in them like ferromagnetic substances but their domains are oppositely oriented and cancel out the magnetic moment of each other। ये डायग्राम बना लेना बेटा उसके साथ में, आर कॉल्ड एंटीफेरोमैग्नेटिक। सर ये मैग्नेटिक का ही केस है क्या? हाँ नहीं नहीं सर ये फेरी मैग्नेटिक। नहीं, फेरीमैग्नेटिक बेटा 5वां टाइप है, ये 4 टाइप हो गया, 5th टाइप हो गया, 3 टाइप देख चुके हैं हम फेरोमैग्नेटिक तक।
अरे 5 टाइप के सब्सटेंस होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक और चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक। सर इसमें सेम एग्जांपल दे रखा है सर कॉपर का। कहाँ पे? सर फेरी मैग्नेटिक में। किस जगह के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा हम? सर जिंक के पास में सर कॉपर लिखा हुआ है ना। हाँ, अरे नहीं, ये इसके रेस्पेक्ट में भी क्या है अभी बताऊंगा बेटा, रुक तो सही, अभी बताएंगे इस पे। तो ओके बेटा सर। यहाँ से हमें क्या लिखना है, केवल इतना लिखना, पहले यहाँ डेफिनेशन तक हो गया, जस्ट डेफिनेशन लिखना और ये फिगर बना लेना बेटा, और एग्जाम्पल्स करके ये 2-3 एग्जाम्पल लिख लेना। बाकी पूरी लाइन मत लिखना कि ऐसे 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 होते हैं, बस एग्जाम्पल्स में 3-4 लाइन लिख लेना है, ठीक है? एग्जाम्पल्स लिखना, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम, दैट्स इट। अब अगला देखो, पहले सम सब्सटेंसेज लाइक Fe3O4, जिसे बेटा मैग्नेटाइट बोलते हो आप, दिस इज ओर ऑफ आयरन, एंड फेराइट्स। फेराइट्स क्या होते हैं? अगेन दीज आर द ओर्स विच आर फाउंड इन नेचर MF2O4, जहां M बेटा इनमें से कोई भी हो सकता है हमारे नेचर में। ये दोनों तरह के सब्सटेंस मिलते हैं, कॉपर का भी और जिंक का भी। बात समझ गए अब? मतलब ये ऐसा बताना sir. चाह रहा था बेटा, इसके दो नाम लिखने की जगह इसने कैटेगरी बोल दी फेराइट्स की। ये फेराइट्स 2 तरह के मेनली मिलते हैं, CuFe2O4 या आपका जिंक Fe2O4, इस तरह से। अब समझ में आ गया? यस सर। तो बेटा शो एन इंटरमीडिएट बिहेवियर बिटवीन दैट ऑफ फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। दिस सब्सटेंसेज आर यूनिक and strongly attracted by quite strongly attracted by magnetic field compared to paramagnetic substances। तो बेटा इसमें कैसे लिखना है, इसको मैं खुद लिख देता हूँ, ऐसे मत लिखना, मैं लिख रहा हूँ इसके पॉइंट्स। तो बेटा आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पूरी तरह कैंसिल नहीं होते, इंटरमीडिएट होते हैं, और यहाँ पे पूरी तरह कैंसिल हो जाते हैं मोमेंट्स। क्लियर? यस सर। तो इसको बेटा डेफिनेशन और मैं लिख रहा हूँ किस तरह से लिखना है। सब्सटेंसेज which show intermediate behavior between ferromagnetic and antiferromagnetic in these some moments gets cancel out and some add to the magnetic behavior। बस बेटा इसके एग्जाम्पल लिख लो। Fe3O4 हो गया, और जैसे कि CuFe2O4 हो गया, ऐसे का 1-2 एग्जाम्पल बस। तो इस तरह लिख लेना, जो मैंने यहाँ लिख दिया वो पोर्शन लिख लेना इसमें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में यू राइट दिस। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये Fe3O4 फेरी मैग्नेटिक होता है, पर टेम्परेचर बढ़ाने पे ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, क्यों सर? बेटा काफी सारे फैक्टर्स है ऐसे जो टेम्परेचर बढ़ाने पे पैरामैग्नेटिक की तरफ चले जाते हैं। बेटा देखो ऐसे समझो कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस थोड़ा इंटरमीडिएट है इनमें, तो फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांग होते हैं, फेरीमैग्नेटिक थोड़े कम स्ट्रांग होते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो इनसे भी थोड़ा कम होते हैं, ठीक है? बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर लॉस्ट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैग्नेटिक बिहेवियर लॉस होता है। तो अब समझो कि बेटा जब मैं फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर हटाऊंगा तो सबसे पहले किसकी तरफ बनना शुरू होंगे बताओ? फेरी की तरफ। आ रहा है समझ में? बेटा बात को समझ रहे हो? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर कम होता है, तो आपका फेरोमैग्नेटिक पहले फेरी की कैटेगरी पे तरफ जाएगा और फिर पैरा चला जाता है अल्टीमेटली। और बहुत ही ज्यादा हीट करो तो तुम कंप्लीटली डायमैग्नेटाइज कर दो, तो ये भी पॉसिबल होता है, बट दैट्स नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशन दैट्स नॉट वेरी फिजिबल। बट क्या किया जा सकता है? वैसा बिल्कुल किया जा सकता है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
सो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर सब्सटेंसेज टेंड्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स पैरामैग्नेटिक, फेरो भी चले जाते हैं बेटा, और ऐसा टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ये यहाँ पे डिस्कस भी किया था वैसे। दे लूज देयर फेरोमैग्नेटिज्म एंड ऑन बीइंग गिवन मैकेनिकल जर्क्स और हीटिंग अबव अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर दे बिकम पैरामैग्नेटिक। तो ये होता है बेटा मेन केस। तो दोनों तरह के, जब फेरोमैग्नेटिक शिफ्ट हो सकता है तो फेरीमैग्नेटिक तो हो ही जाएगा पैरामैग्नेटिक की तरफ शिफ्ट। अंडरस्टूड? यस सर। तो कॉमन सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर में लॉस आता है। और ये होता कैसे है? अगेन द डिटेल टॉक विल बी डन इन केस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, चैप्टर नंबर 5 इन फिजिक्स। सर डन। तो बेटा देखो क्विकली मैं समरी रिपीट करता हूँ, जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिखते रहें। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, शॉर्ट में ऐसा ध्यान रखो, और जो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। डायमैग्नेटिक जो वीकली रिपेल होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन। फिर आते हैं फेरो। फेरो क्या होते हैं? सबसे खतरनाक, जिनको यदि एक्सटर्नल फील्ड में रखे तो पूरा मोमेंट एक्चुअल में अलाइन हो जाता है, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक मैग्नेट देमसेल्फ। तो इस तरह के सब्सटेंसेज को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है उनका। एंटी फेरो, जो बिल्कुल उल्टे फेरो के, जिसमें मोमेंट्स तो डेवलप होते हैं बट बेचारे मोमेंट्स इस तरह से अलाइन हो जाते हैं कि वो खुद ही एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब इंटरनल खत्म हो जाते हैं वो एक दूसरे से। सो देज आर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। और फेरीमैग्नेटिक, इंटरमीडिएट ऑफ फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक, जिसमें कुछ मोमेंट्स एक दूसरे से कैंसिल होते हैं बट कुछ मोमेंट्स एडअप करते हैं अपने मैग्नेटिक बिहेवियर की तरफ। तो इस वजह से काइंड ऑफ इंटरमीडिएट आते हैं। और क्या इनको हम पैरामैग्नेटिक की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फेरो को भी किया जा सकता है। तो आसान है याद रखना पांचों, मेरे ख्याल से तो काफी इजी है, बस उनके एग्जांपल्स पे थोड़ी सी एक पकड़ बनाना। तो रट्टा लैंग्वेज बाय लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है। जैसा मुझे दिमाग में है कि रहता है कि कौन सा क्या है, वैसे 2-2 लाइन इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। डेफिनेशन एग्जांपल पता है तो आप क्लासिफाई कर पाओगे। एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है एग्जांपल पे, दैट दिस सब्सटेंस शो विच टाइप ऑफ बिहेवियर, और या फिर पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर या डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन बनता है यहाँ से जिसमें आपको सब्सटेंस का नाम देके बिहेवियर पूछेंगे या बिहेवियर देके कौन से सब्सटेंस शो करते हैं पूछेंगे। और एक क्वेश्चन आता है बेटा कि डिफरेंशिएट करो आपका कोई भी 2 में, वो क्वेश्चन आ सकता है। और इंडिविजुअल को एक्सप्लेन करने का बहुत कम आता है, इट्स वेरी रेयर। या तो जनरली डिफरेंस पे आता है या 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से क्लियर है हमें। आइडेंटिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस बेटा आते हैं यहाँ से। तो कई बार अब टीचर्स को देखो थोड़ा टफ करना होता है ना पेपर, तो वो तुमसे 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 या 10 नाम दे देंगे और बोल देंगे क्लासिफाई दें इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो वहां पे फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि फिर हमें अब जरूरी नहीं ना बेटा सारे याद करें हम दुनिया भर के, और वो तो फिर कभी कभी परेशानी करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। सो दैट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट ऐसे केस के लिए परेशान नहीं होना। बोर्ड्स में जनरली बेटा
बुक से बाहर बहुत कम जाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। और जाते भी है तो मैक्सिमम वो होता है जो हमने पढ़े होते हैं, तो जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको एक पे तुक्का भी लगा दे तो चलता है, नहीं भी आया तो चल ठीक है, बाकी को तो कर पाएंगे। तो ऐसा एक आध ऑप्शन ही मिलता है हमें। बढ़ू में आगे। यस सर। आसान है मेरे ख्याल से, सब बच्चे समझ पा रहे हो सारे बिहेवियर को, पांचों को? चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है बेटू रेडियस रेशियो, ठीक है? तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे। इन डिटेल्ड आपको इस पे जानने की जरूरत नहीं है। रेडियस रेशियो क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ये एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब बनता है बेटा, आपका कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें केटायन और एनायन दोनों आते हैं उस स्ट्रक्चर में। तो केटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का रेशियो कितना है, उसको ही बोला जाता है रेडियस रेशियो। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे बेटा मैं NaCl के लिए बोलूं, एग्जाम्पल के लिए मान लो बेटा NaCl के लिए बात करें, तो इसके लिए रेडियस रेशियो को कैसे डिफाइन करूंगा? रेडियस ऑफ Na प्लस डिवाइड बाय बहुत रेडियस बढ़िया। ऑफ तो हम क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस, ठीक है बेटा? तो ये होता है एक। अब इससे होता क्या है, या इससे क्या बात प्रूफ होती है बेटा? बेटा क्या किया जाता है कि हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्या किया कि उनमें कितना, मतलब जो वॉइड है मान लो बेटा, तो वॉइड में कितना रेडियस का एलिमेंट जा सकता है और उस पे कितना रेडियस का एलिमेंट जा सकता है, ये करके हमने उनके रेडियस रेशियो निकाल लिए सबके। और यहां से रेडियस रेशियो से हम क्या देख सकते हैं कि हमने रेडियस रेशियो निकाल लिए हमने, और वहां से फिर हम देख सकते हैं कि किसी भी सबस्ट्रक्चर का निकाल लेंगे और हम फिट कर सकते हैं कि वो इनमें से कौन से स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में जाके फिट होगा। मेरी बात को ध्यान से समझे। क्या किया जाता है प्रैक्टिकली बेटा? मान लो NaCl था, तो बेटा प्रैक्टिकल वे में Na की रेडियस, Na प्लस की रेडियस मान लो कैलकुलेट की हुई है, Cl माइनस की हुई है, तो क्या मैं इसके वैल्यू निकाल सकता हूं क्या कितनी आएगी? सब Yes, बच्चे एग्री करते हैं बेटा? यस सर। तो ये वैल्यू निकालने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इवन वी कैन ऑल्सो डिराइव दिस, बट बेटा ये डेरिवेशन अभी नहीं करवाऊंगा, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस, वंस वी विल रिज्यूम बैक तो उस पे करेंगे हम, जो थोड़ी भारी चीजें है उसको अभी नहीं ज्यादा दिमाग लगाएंगे हम, अभी के लिए वैल्यू थोड़ा रिमेंबर रखेंगे बस, क्योंकि द डेरिवेशन बिकम्स अ टफ टास्क, इट्स अ 3D विजुअलाइजेशन अलॉट अगेन। बट काम की चीज समझो। तो क्या मैं NaCl के लिए वैल्यू निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। फिर मैं इस लिस्ट पे आऊंगा, देखूंगा NaCl की रेडियस किस में लाई कर रही है, तो जब देखोगे तो बेटा पता चलता है NaCl की रेडियस लाई करती है इस पार्ट में, इस रीजन में लाई करती है। आ रही है बात समझ में? सर ये सी नंबर क्या है? क्या बेटा? सर टेबल में ना सर सी नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके सर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में चर्चा है, ये ट्रायंगुलर वॉइड के बारे में है, और ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनने के बारे में है कि सेंटर पे कितना जाएगा। अच्छा तुम्हें रिमेंबर तो ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनता था? yes, sir. एक एक और एक, तो बीच की जगह यस ट्रायंगुलर, सर। इनके ऊपर किसी को बिठा दे, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल बन जाता था, और उसके उनके ऊपर तीन को ऐसे उल्टा रखते तो ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल। कहानी है। तो बेटा जब जब देखो, अब एग्जाम्पल देखो, जब जब रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच में होता है, तो आपकी वो साइज ट्रायंगुलर वॉइड में फिट हो सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स, और ऐसे स्ट्रक्चर का टाइप बेटा बोरोन ऑक्साइड, मतलब बोरोन ऑक्साइड ऐसे स्ट्रक्चर में आता है, मतलब ए बोरोन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनार के स्ट्रक्चर में आता है, और ट्रायंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं वहां पे बेटा एनाइन जो होता है। इस तरह से समझो, जब रेडियस रेशियो अपना 0.225 से 0.414 होता है, तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड प्रिफर किया जाता है, जैसे ZnS और HgS। इसी तरह बेटा जब रेडियस रेशियो इस रेंज में होता है, तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रिफर होते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड थोड़े छोटे होते थे, याद है? ऑक्टाहेड्रल थोड़े बड़े होते थे। यस सर। तो ये थोड़े बड़े के केस में, हाँ,
तो वो नंबर आता है। तो बेटा NaCl NaBr यहाँ पे इस कैटेगरी में आते हैं। NaCl NaBr के स्ट्रक्चर में आपके कैटाइंस जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, और इसके केस में आपके बॉडी सेंटर क्यूबिक के स्ट्रक्चर आते हैं। सो दिस इज द बिहेवियर। आई होप याद कैसे रखना है, ये कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। देख रेंज थोड़ी सी ध्यान रखो, स्ट्रक्चर हम ध्यान रख पाए तो रख पाए, अदरवाइज हमें क्या याद रखने की कोशिश करनी है कि इस रेंज के लिए कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह के स्ट्रक्चर में जाता है, इस रेंज के लिए इस स्ट्रक्चर में, इसके लिए इसमें, और इसके लिए इसमें। ये दिमाग में रखना पड़ेगा हमें। आ रही है बात समझ में? गुड। यस सर। एग्जाम्पल्स याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रख पाओ तो पहले प्रायोरिटी पे नहीं है, पहली प्रायोरिटी पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी। और फिर एग्जाम्पल्स याद रखने हैं वैसे तो, बट सेकंड प्रायोरिटी पे रखो कि पहले ये तो कम से कम याद हो अच्छे से कि कौन सी रेशियो के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू जाएगी। तो क्विकली इस टेबल को ड्रॉ करो और इसको लिखो बेटा, जल्दी से लिख लो, ये डू इट फास्ट। लिख लिया हमने ये। Yes, sir. सर एक मिनट। सर डन। गुड। अच्छा बेटा एक छोटी सी बात याद रखें, मैं बता देता हूँ। आज का जब मैं मटेरियल अपलोड करूंगा तो इसके साथ में एक वीडियो की लिंक शेयर करूंगा उसमें, ठीक है, मटेरियल में। तो आप सभी उस वीडियो के गो थ्रू होना, हार्डली अराउंड 15-20 मिनट्स का ही वीडियो होगा, दैट टॉक्स अबाउट लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन क्रिस्टल। ट्रूली स्पीकिंग बेटा वो थोड़ा ऑप्शनल टाइप से रहता है, बोर्ड्स या बेटा इवन कोई भी, मतलब इवन CBSE में बुक में भी गिवन होने के बाद उसको ऑप्शनल ही बोला जाता है, वो पढ़ाया भी नहीं जाता है, बट स्टिल मैंने उस पर एक वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो एक बार गो थ्रू हो लेना बेटा उससे, ठीक है। आई विल एड दैट, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए अब बेटा एक छोटा सा देख लेते हैं। दिस इज अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से सेकंड प्रायोरिटी कर लो इसको। सेकंड प्रायोरिटी का मतलब होता है बेटा और सब चीजें पहले खत्म करो जहां मैंने सेकंड प्रायोरिटी नहीं लिखा, उसके बाद हमें सेकंड प्रायोरिटी पे सोचना चाहिए। तो देखो बेटा क्विकली शुरू करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ आयंस कैसा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, और फॉर्मूला यूनिट्स कितना है पर यूनिट सेल। तो बेटा सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है AB टाइप, मतलब आपका A और B, एक कैटायन एक एनायन टाइप। तो उसमें सबसे फर्स्ट बेटू देखो रॉक सॉल्ट NaCl
का स्ट्रक्चर आता है इस AB टाइप में, मतलब एक तरह से चाहे AB टाइप बोल दो चाहे NaCl टाइप बोल दो। तो बेटा NaCl का स्ट्रक्चर आपका जो क्रिस्टल है वो कैसा होता है उसके बारे में बातें हैं। तो NaCl का क्रिस्टल आपका FCC में बनता है बेटा, तो Cl माइनस आपको पता ही है FCC बनाएंगे, और सोडियम आयंस कहां पे जाएंगे, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर्स। बेटा सोडियम आयंस जो जाते हैं वो जाते हैं आपके एज सेंटर और बॉडी सेंटर्स पे। आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये थोड़ा सा बेटा उनकी लोकेशन है एक्चुअल में, कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनता है उनमें ये कहां कहां एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, तो FCC की बात करते हैं बेटा, तो सोडियम प्लस कोई भी कॉर्नर एलिमेंट है, तो कॉर्नर एलिमेंट बेटा 6 एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, Cl माइनस 6 एलिमेंट से, इसी तरह 6 से। अच्छा कई बार क्या होता है बेटा, जो बीच वाला कैटायन होता है उसका कोऑर्डिनेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एक्चुअल में Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? Cl माइनस आयंस बेटा बोला FCC अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, तो Cl माइनस विल एक्चुअली बी लाइंग ऑन द कॉर्नर स्लिट से, तो यहां से हमारे लिए इनके आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान होता है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं बेटा। दिस बिकम्स लिटिल इजी टू डू। और FCC का तुम्हें जेड पता ही होता है, जेड कितना होता है FCC का, रिमेंबर क्या, 4। दिस इज एक्चुअली जेड, फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, दिस इज एक्चुअली जेड इटसेल्फ। इसी तरह ये बेटा प्रॉपर मेमोरी बेस्ड टाइप है, दिस इज मेमोरी बेस्ड। ये इवन मेरे को भी 2 ढंग से याद नहीं रहता ट्रूली स्पीकिंग, है ना। टोटल मेमोरी बेस्ड जो भी हम देख रहे हैं ये पता है तो हम कर पाते हैं। क्वेश्चन कैसा बन सकता है, देखिए आस्क यू ए क्वेश्चन कि NaCl किस तरह के स्ट्रक्चर में जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, FCC टाइप के स्ट्रक्चर में। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। इसी तरह जैसे देखो सीजियम क्लोराइड CaCl टाइप होता है, ये फॉर्म करता है BCC अरेंजमेंट। मैंने यहाँ वही लिए हैं जो स्टैंडर्ड या पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं बेटा, जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है। अगेन ट्रूली स्पीकिंग दिस इज नॉट ए फर्स्ट प्रायोरिटी टास्क, क्योंकि अगेन डायरेक्टली इस पे कभी बात नहीं होती बेटा। BCC अरेंजमेंट तो Cl माइनस कॉर्नर्स और CS प्लस बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई करता है। अगेन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 and 8, और बॉडी सेंटर्ड का आपको पता ही है यूनिट कंटेंट जो रहता है बेटू। आपकी बात करूंगा फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स आती है, सो वी से देयर इज 1 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात हो गई हमारे। आगे देखते हैं बेटा, तो अगला टाइप देखो जिंक ब्लेंड, तो ZnS हो गया है आपका, अगेन और टाइप से होता है, ये फॉर्म करता है CCP जो ऑलमोस्ट FCC होती है। अगेन तो H2 माइनस आयंस FCC ऑक्यूपाई करते हैं, और जिंक 2 प्लस आयंस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, सारे नहीं करते। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल इज अगेन 4। AB2 टाइप देखोगे तो फ्लोराइड होते हैं बेटा इस कैटेगरी में, जैसे CF2 CCP बनाते हैं, CCP इज अगेन FCC, Ca2 प्लस FCC, F माइनस जाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स में सारे। तो यहां देखो कितना एक्सेप्शनल बिहेवियर है। क्या अब तक कैटायन वॉइड्स में जाते थे और एनायन आपके उस पे रुकते थे, याद है क्या? यस सर। बट यहां पे उल्टा हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि F माइनस की साइज बहुत छोटी होती है। F माइनस की जो साइज होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है Ca2 प्लस की साइज से। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो यही था ना, कि जिसकी साइज बड़ी होगी वो तो मेन स्ट्रक्चर बनाएगा, और जिसकी साइज छोटी होगी वो वॉइड्स में जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। बट जनरली ऐसा होता था कि आपके एनायंस स्ट्रक्चर बनाते और कैटायंस जाते थे, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पे Ca2 प्लस बनाता है FCC, और ये आपका जाता है बी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। Ca2 प्लस का 8 नंबर में आता है, और F माइनस का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, इनकी इंडिविजुअल बात करें तो, और अगेन 4 FCC है तो 4 यूनिट सेल आएगी। A2B टाइप, अब A2 है तो Na2O टाइप, तो यहाँ पे बेटा BCCP मतलब O2 माइनस CCP बना रही है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, और A प्लस मतलब Na प्लस एग्जाम्पल के हिसाब से टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा रहे हैं। अगेन
4 और 8 इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखने की बात आ जाती है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? अगेन ट्रूली स्पीकिंग सेकेंडरी प्रायोरिटी, याद रखने पे है, कोई नहीं बता सकता किसी क्रिस्टल को देख के क्या होता है। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो बेटा, इसमें मैं भी हेल्प नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। दिस इज कंप्लीटली ए सेकेंडरी टाइप ऑफ टास्क, जहां पे आप ध्यान देंगे तो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फ्यू थिंग्स, जो क्या है, मेमोरी बेस्ड डेटा। इसमें हम और आप दोनों ही कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? मैं केवल बेटा थोड़ा बहुत इस चीज को बता सकता हूँ कि देख बेटा ऐसा हमने सीखा हुआ है। अब एफसीसी हमने सीख लिया, तो एफसीसी बना के बोल रहा है तो हमें आना चाहिए। वॉइड्स हमने देख लिए, तो वो बोल रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो दिमाग में आना चाहिए अच्छा हाँ टेट्राहेड्रल वॉइड देखा था, एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो देखो बेटा चीजें सेटिस्फाई कर रही है, तुम खुद से देखो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो बेटा AB2 स्ट्रक्चर है, मतलब जितने ए होने चाहिए ना बी उससे डबल होने चाहिए। तो नॉर्मली समझ में आता है बी कहाँ पे जाएंगे बताओ? क्या कोई और प्लेस बचा के बी के जाने का टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अलावा? सर वॉइड्स में जाएंगे फिर। और टेट्राहेड्रल में जाएंगे, ये भी कंफर्म हो गया देखो, यस सर। क्योंकि डबल वही होते हैं उसके नंबर से। सिमिलरली यहाँ देखो कॉमन सेंस 8 2, मतलब ए का नंबर डबल है बी से, तो ए आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा और बी नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये याद रखना बहुत टफ नहीं है देखा जाए तो। हम जनरली स्ट्रक्चर को देख के भी समटाइम्स तो बता सकते हैं, स्पेशली इन दो में तो, तुरंत बता सकते हैं कि ये जो है टेट्राहेड्रल में जाने वाले हैं, क्योंकि डबल नंबर केवल टेट्राहेड्रल वॉइड ही प्रोवाइड कर सकते हैं क्रिस्टल में। ऑक्टाहेड्रल पे तो सेम नंबर आता है। आई बात समझ? यस सर। क्लियरिटी है यहां तक? कोई परेशानी तो नहीं? नो सर। गुड। तो बेटा सिंपल सिंपल बातें सीखे हैं हम। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिनको हमें ध्यान में रखना है, बट अगेन कीप इट ऑन सेकंड प्रायोरिटी। दैट इज द वन थिंग विच आई वांट टू से। बाकी बेसिस क्या है, थोड़ा सा रिमेंबरिंग बेसिस है, कुछ कुछ जगह लॉजिक लगा सकते हैं कि ऐसा है तो वहां से आइडिया लग सकता है थोड़ा थोड़ा। बाकी हर चीज का लिए यहाँ पे लॉजिक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, काफी सारी चीजें हैं। अब जैसे यहाँ का लॉजिक बेटा बन सकता है कि देखोगे तो बेटा यहाँ पे एफसीसी अरेंजमेंट में जैसे कि हम जाते हैं तो Ca2+ आपका देखते हैं, तो Ca2+ इस केस में आपके 8 एलिमेंट से जुड़ता रहता है, और F यहाँ पे हर एक F 4 अदर एलिमेंट से जुड़ा होता है। तो ये इसका मतलब हो गया। अब वो स्ट्रक्चर बना के जब तुम खुद से सोचोगे कि एफसीसी में क्या सिचुएशन है, तो फिर आइडिया लग जाता है इस चीज का भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक छोटा सा टास्क है जो कि हमारे लिए रहता है ध्यान में देने के लिए। सो आई होप ये बातें क्लियर हैं हमें। यस सर। ठीक है, बाकी बेटा कॉमन सी चीज है। बाकी ये तो क्या मैं बताऊं, इस पे तो यूज ही आ गया ये। इन आवर डे टू डे लाइफ solids plays a crucial role to pursue different purpose. Different types of solids with different properties are required for different purpose. The constituent particles and the type of bonds between the particles determine the nature of a specific solid. For example, bucket or a container used to carry water, utensils used to cooking food. मतलब डिफाइंड बता रहे हैं कि बेटा डिफरेंट तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं डिफरेंट काम के लिए। जैसे हम देखते हैं बेटा फूड को रखने के हम जनरली अपने घरों में बर्तन जो यूज करते हैं, ठीक है, वो स्टील के रहते हैं, और कुकिंग के लिए कुछ और, कुकिंग का जो हैंडल होता है वो हम फिर नॉन इंसुलेटिंग का बनाते हैं जिसपे हीट वगैरह कम हो। इस तरह से डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट चीजें यूज होती है। सॉलिड सब्सटेंसेज आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, सबको पता है कितने यूज है। लिक्विड एंड गैसेज ऑन द अदर हैंड आर अनदर स्टेट ऑफ मैटर एंड आर आल्सो नोन एज फ्लूइड्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फ्लो। दे अटेन द एबिलिटी टू फ्लो ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कुछ नहीं है, बताना चाह रहे हैं कि सॉलिड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, दैट्स ऑल। तो मेरे ख्याल से मोटी मोटी बात तो समझ में आ जाती है हमें। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। तो ये एक पोर्शन है बेटा जो हमें थोड़ा सा देखना है, जिसपे थोड़ी सी हमें बात करनी है, और एक छोटा सा वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों, जिसको आपको फॉलो अप करना है और एक बार देख लेना है उसको, दैट्स इट। उससे क्या तुम्हें लोकेशन और ये कैसे 4 और 6 बन रहे हैं ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी इट्स नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। थोड़ा सा रिमेम्बरेंस बेस्ड लास्ट का पोर्शन ज़्यादा आ गया है, जिसमें हमें मेमोरी बेसिस पे है, मेमोरी बेस में रहेगा तो ही हम कुछ चीज़ें आंसर कर पाएंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, तो अब हमें याद नहीं है तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। मतलब तुम्हें याद है 0.44 से 0.732 रेंज है,
तो ही तुम इसका आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये कहीं से मतलब प्रकट नहीं होगा वहां पे दिमाग में। तो ये कंप्लीट मेमोरी सर का इसके बेसिस है। आसपास दे दिया आंसर तो सर वो गलत कर देंगे। नहीं नहीं बेटा, एक्चुअल में तुम्हें या तो 4 ऑप्शन जैसे रेंज में आएंगे, जैसे समझ लो मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे मान लो पूछू सर रेडियस एमसीक्यू रेशियो। में तो दे देंगे जवाब। हाँ रेडियस रेशियो से मान लो बेटा, हाँ बाकी चलता है। रेडियस रेशियो फॉर, मान लो मैं दे दूं फॉर अ स्ट्रक्चर ए बी, लेट्स से दे देता हूं बेटा ए बी इज 0.512, और फिर बोलता हूं विच टाइप ऑफ वॉइड द कैटायंस कैन ऑक्यूपाई। तो फिर तुम्हें थोड़ी रेंज का आइडिया होना चाहिए। तो ये रेंज लाई कर रही है ऑक्टाहेड्रल। कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम आंसर करेंगे ऑक्टाहेड्रल। यस सर। इस तरह से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमसे इससे इसके बेसिस पे कि वो किस तरह का प्रीफर जाएगा, किस तरह का स्ट्रक्चर जाएगा, कैसा वॉइड फिलअप होगा, तो उस तरह के आंसर्स हमें आने चाहिए दैट्स इट। तो वो मेनली मेमोरी बेस्ड है ये। क्लियर है हमें? गुड। यस सर। तो बेटा ये टेबल में अपलोड कर दूंगा, आप चाहो तो बेटू नोट्स में राइट डाउन कर लेना, इसे कंप्लीशन के लिए करना चाहो तो, अदरवाइज एक बेसिक आइडिया ले लेना। वन मोर थिंग, यहाँ पे बेटा मैंने स्ट्रक्चर थोड़ी ज्यादा इंक्लूड कर लिए एज पर जेई सिलेबस की, जो जेई में ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने वो 5 स्ट्रक्चर इंक्लूड कर लिए हैं, है ना। तो इनके बेसिस पे जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं खूब सारे पास्ट में। अपनी बुक में हो सकता है कि इनसे कम हो, ठीक है बेटा। मैंने सिलेबस जैसे अपना देखा था आईसीएसई का भी, जैसे एनसीईआरटी में तो बेटा ये है ही नहीं अलग से, बट वो एग्जाम में भी पूछा और जेई भी पूछता है, इसलिए मैंने बता दिया है। आईसीएसई में शायद बेटा एनएससीएल या शायद 2 का स्ट्रक्चर होना चाहिए एज पर सिलेबस में बात करूँ तो एक बार बुक कंफर्म कर लेना, यदि कुछ और है तो मुझे सेंड कर देना बेटा, अदर देन दिस। यस सर। अंडरस्टूड? तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डन कंप्लीट है बेटा। तुम्हारा टास्क क्या है, क्वेश्चन आंसर्स खत्म करो। सर चैप्टर फिनिश है। हाँ चैप्टर फिनिश है, हमारा Okay, टास्क sir. है क्वेश्चन आंसर्स खत्म करना आप। और नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में बेटा आई विल स्टार्ट विद केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। Yes, मोस्ट sir. प्रोबेबली केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूंगा, और देखते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स, हाँ केमिकल काइनेटिक्स से शुरू कर लेंगे, वो थोड़ा आसान पड़ेगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बाद में शुरू करेंगे। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली द 3rd चैप्टर ऑफ द बुक, और केमिकल काइनेटिक्स इज द 4th चैप्टर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेंगे। Yes, sir. तो क्योंकि वो टफ पड़ता है थोड़ा सा इलेक्ट्रो, सो विल सी दैट लेटर ऑन, थोड़े टाइम बाद में। तो केमिकल काइनेटिक्स से हम शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में एक चैप्टर। और इस चैप्टर में कोई डाउट्स होंगे आप अपनी बुक से एक बार रीडिंग जरूर लगाए। इस चैप्टर में जो डाउट्स होंगे उनको मैं ले लूंगा, ताकि टेस्ट में तुम थोड़ा अच्छा कर पाओ। और टेस्ट में बेटा काफी सारे क्वेश्चंस में माइंड बेस पे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बहुत रटने जैसा होगा। आपको दिमाग से लगा के पढ़ोगे और चीजें समझ आके हुई है, एक बार घर पे पढ़ लोगे ढंग से, थोड़े से क्वेश्चन कर लोगे तो 100% टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे अपन। और सर सैटरडे को स्टेट का टेस्ट है। सैटरडे को, हाँ सॉलिड स्टेट का टाइम टेबल में लिखा हुआ है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें किसी को? सर NaCl का स्ट्रक्चर है, डायमंड का है और सर ग्रेफाइट का है। डायमंड ग्रेफाइट तो बेटा तुमने पढ़ा हुआ है ही पहले ही, यस बताना है सर। क्या? नो सर। छोटी क्लास से ही पढ़े नो हुए होते हो सर। तो हाँ, एक बार रीडिंग मार लेना बस कि चार Yes, sir. चार एक कार्बन 4 से जुड़ता है, 3D शेप में जाता है डायमंड, और एक 3 से जुड़ता है और लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और डायमंड हार्डेस्ट होता है। ये सब बस थोड़ी बहुत बातें दी हुई होगी जो एक बार गो Yes, थ्रू sir. कर लेंगे ना। NaCl में बेटा वही है, NaCl में कौन सा स्ट्रक्चर वो ऑक्यूपाई करता है, कौन सी लोकेशन पे कैटायन जाता है, कौन सी पे एनाइन जाता है, और बस ये बेसिक आइडिया रखना है हमें। दैट्स इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। गुड, यस सर। चलिए Yes, तब तो sir. फिर ठीक है। ठीक है बेटा, वो जो लास्ट टेबल थी दैट इज ऑफ सेकेंडरी प्रायोरिटी, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में मत रखना, वो टफ है। मैंने जानबूझ के 5 तुम्हें बता दिए क्योंकि मैंने जेई में जो पूछता है उससे वो भी इंक्लूड कर दिया है तुम्हारे लिए। तो वो सेकेंडरी प्रायोरिटी का टास्क है, उससे पहले बाकी सब चीजें खत्म करें, फिर तुम्हारा मन करता है, टाइम मिलता है तो उसको फॉलो अप करें हम। गुड सर हमारे बहुत सारा टेबल ही नहीं है।
हाँ बेटा नहीं है, वो किसी के नहीं है, वो तो केवल एक स्ट्रक्चर या 2 स्ट्रक्चर होंगे। मैं बता तो रहा हूँ एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। मैंने मेनली 4-5 स्ट्रक्चर बता तो रहा हूँ कि जेई पर्पस से इंक्लूड कर दिए कि पढ़ाई रहा था तो सारा ले लेता हूँ मैं उसको। ओके सर, समझ गया। दैट्स द ओनली थिंग। सर हाँ सर बेटा तो आप बोलो। टेस्ट में दोगे? नहीं, मोस्टली नहीं। तो लास्ट वाला टेबल में नहीं दूंगा टेस्ट में, डोंट वरी, टेस्ट में नहीं आएगा वो, उससे पहले का आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए गुड, थैंक यू एवरीवन एंड आई विल शेयर द वीडियो देख लेना सब बच्चे एक बार। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सर।